Hello students, welcome back. I am Ritu Sharma, lecturer electronics from Government Polytechnic College, सीकर। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे फिल्टर सर्किट, जिसके लास्ट 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि आरसी सर्किट से हम हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर कैसे डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाई पास फिल्टर को एज अ डिफरेंशिएटर और लो पास फिल्टर को एज अ इंटीग्रेटर कैसे यूज़ करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर को स्टेप इनपुट या पल्स इनपुट या स्क्वायर वेव फॉर्म इनपुट एज अ डिफरेंट इनपुट्स हम देते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कैसे आउटपुट्स मिलेंगे, उनकी शेप और साइज़ कैसी होगी, किस तरीके से हमारे हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज इनपुट्स, उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या क्या हमारा टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हाई पास फिल्टर क्या होता है, उसका एक ब्रीफ आइडिया। उसके बाद में एक रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके बाद में देखेंगे कि हाई पास फिल्टर को जब हम स्टेप इनपुट देते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, पल्स इनपुट और फिर स्क्वायर वेव इनपुट। सिमिलरली हम देखेंगे कि लो पास फिल्टर क्या होता है, उसको जब हम स्टेप इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट आएगा, पल्स इनपुट पे क्या वेरिएशंस आएंगे और जब हम स्क्वायर वेव देंगे तब क्या आउटपुट आएगा। उससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि अपने ये तीनों डिफरेंस क्या क्या हैं इनपुट्स में, कि स्टेप इनपुट किसे कहते हैं, पल्स इनपुट किसे कहते हैं और स्क्वायर वेव इनपुट किसे कहते हैं। स्टेप इनपुट वो इनपुट है या वो वोल्टेज सिग्नल है जो कि कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट आउटपुट देता है, जस्ट लाइक अ डीसी, लेकिन एक टाइम के बाद में, चाहे हम उसे 0 टाइम से भी ले सकते हैं या फिर t1 टाइम या t2 टाइम के बाद में एक फिक्स वोल्टेज का जो सिग्नल होता है उसे हम स्टेप इनपुट कहते हैं। फिर आता है आपका पल्स इनपुट। पल्स इनपुट कोई भी नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल, हम उसे पल्स सिग्नल कहते हैं, लेकिन यहाँ हम लेंगे कि हमारा रेक्टेंगुलर पल्स, वो पल्स वेवफॉर्म जिसकी ऑन और ऑफ टाइम पीरियड, ऑन विड्थ और ऑफ विड्थ दोनों डिफरेंट है, तो वो होगा आपका पल्स सिग्नल या पल्स इनपुट। लास्ट आएगा आपका स्क्वायर वेव इनपुट। स्क्वायर वेव इनपुट या स्क्वायर वेव वोल्टेज वेवफॉर्म किसे कहते हैं, जिसकी ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों विड्थ सेम हो फॉर द होल पीरियड ऑफ वेवफॉर्म। हर टाइम पीरियड के लिए उसकी इनपुट टाइम पीरियड और ऑन टाइम पीरियड और ऑफ टाइम पीरियड दोनों सेम हो, पल्स विड्थ दोनों में सेम आए, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर वेव इनपुट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हाई पास फिल्टर सर्किट क्या होता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हाई पास फिल्टर किससे बना होता है, आर एंड सी कंपोनेंट से मिलके हम बनाते हैं, रजिस्टर एंड कैपेसिटर से, जिसका कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है कि कैपेसिटर पहले लगा होता है और हम दोनों कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों सीरीज़ में होते हैं, लेकिन हम आउटपुट किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, किसके अक्रॉस लेते हैं, रजिस्टर के अक्रॉस। तो वो हमारा सर्किट बन जाता है हाई पास फिल्टर सर्किट। ये इसका सर्किट डायग्राम है और ये इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। यहाँ मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो इस स्लाइड में बताई गई है एज इट इज़ हमने एक पूरा लेक्चर इसके बारे में दिया है कि कैसे कैपेसिटर लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर उसका रिएक्टेंस हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये ओपन सर्किट की जैसे बिहेव करता है, और फॉर द हाई फ्रिक्वेंसीज ये शॉर्ट हो जाता है और सारा का सारा सिग्नल को पास कर देता है। तो ये जैसे लोअर फ्रिक्वेंसी की रेंज को, लोअर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को ये ब्लॉक करता है, इसलिए इसे हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। फिर इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देख लीजिए कि हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए ये सिग्नल को पास बैंड से पास करता है और लोअर फ्रिक्वेंसीज़ को ये स्टॉप करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस पर स्टेप इनपुट लगाते हैं, इनपुट हमने दिया स्टेप वोल्टेज। सबसे पहले ये डायग्राम में हम देखते हैं कि स्टेप इनपुट क्या होता है। ये देखिए, t1 टाइम पीरियड पे वोल्टेज अब्रप्टली, अचानक से 0 से एक हाई पल्स चला गया है और ये कॉन्स्टेंटली v वोल्टेज पे रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं स्टेप इनपुट। जो कि स्टेप किसे बोलते हैं, हम CD को बोलते हैं, एकदम से लोअर से हायर स्टेप पे जाना, हायर लेवल पे जाना, उसे हम स्टेप बोलते हैं। तो 0 से एकदम से v हुआ है t1 टाइम पे, इसलिए इसे स्टेप इनपुट बोलेंगे, स्टेप वोल्टेज बोलेंगे। ये है आपका हाई पास सर्किट और ये है आउटपुट वेवफॉर्म। अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग किस तरीके से आउटपुट वेवफॉर्म ये आई है। जैसे ही आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, इनपुट वोल्टेज 0 से V हुआ
और उसका टाइम कांस्टेंट, ये जो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म है इसके अंदर एक जो एक्सपोनेंशियली डीके का ग्राफ दिखाया गया है, ये किस दर से किस रेट से ये डीके हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वो डिपेंड करती है आर एंड सी पे, टाइम कांस्टेंट पे। तो जैसे कि हाई पास फिल्टर की वर्किंग है कि लोअर फ्रिक्वेंसी को ये ब्लॉक करता है, हायर को पास करता है। तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज, इनिशियली हमने मान के चला कि वो फुल्ली चार्ज है, जैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी आएगी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा और जो ये अपनी चार्ज, जो ऑलरेडी चार्ज वैल्यू थी, इसको अब इस रजिस्टर के थ्रू ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। और इसकी जो डिस्चार्ज की इक्वेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन से, क्योंकि जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही आपका आउटपुट वोल्टेज है, और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज किसकी वजह से हुआ है, ये कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने की वजह से। तो कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने की वजह से जो वोल्टेज जनरेट हुआ उसकी इक्वेशन होगी V × e⁻⁻1/RC, क्योंकि ये रजिस्टर के थ्रू एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होगा, एक्सपोनेंशियली डीके होगा, इसलिए जो आपकी आउटपुट इक्वेशन है उसके अंदर ये आएगा कि हमारा पहले एकदम से ज़ीरो से ये V पे जाएगा और फिर धीरे 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 इस रेट के अकॉर्डिंग ये डिस्चार्ज होगा। तो वो हमारी आउटपुट इक्वेशन के अंदर, आउटपुट वेवफॉर्म में हमें एक इम्पल्स के जैसे मिलेगी, अब्रप्टली एकदम से इंक्रीज हुआ एंड देन डीके हुआ, एक्सपोनेंशियली डीके हुआ। तो ये है आपका स्टेप वोल्टेज के अक्रॉस। स्टेप वोल्टेज लगाने की वजह से क्या आपको आउटपुट रिस्पॉन्स मिलेगा हाई पास फिल्टर से, वो। नेक्स्ट हम देखते हैं पल्स वेव के लिए। पल्स वेव आपका जो हाई पास फिल्टर है इसके अंदर आर और सी की डिफरेंट वैल्यूज़ से आपका डिपेंड करेगा आउटपुट वेवफॉर्म की शेप, और इस आर एंड सी के प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो हाई पास फिल्टर की जो आउटपुट वेवफॉर्म है इस टाइम कांस्टेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसके कम ज़्यादा होने की वजह से आपकी आउटपुट की जो वेवफॉर्म है उसकी शेप में चेंजेस आ जाएगा। जैसे देखिए, आपने इनपुट वेवफॉर्म अप्लाई की, इसकी विड्थ देखिए, आपकी विड्थ डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए चेंज हो रही है। कहीं वेवफॉर्म की पल्स कम है और कहीं वेवफॉर्म की पल्स ज़्यादा है। तो वर्किंग सेम रहेगी हाई पास फिल्टर की, लेकिन जैसे ड्यू टू द चेंज इन इनपुट विड्थ एंड आर और सी की वैल्यू में चेंज होने की वजह से जो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म है उसकी शेप कैसे मिलेगी हमें, ऑल्दो मिलेगी इनपुट के जैसी स्क्वायर में, पल्सेस की फॉर्म में मिलेगी, लेकिन इस कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने की वजह से हमें एक स्लाइटली टिल्ट मिलेगा, डिकेइंग वेवफॉर्म मिलेगी। इस तरीके से जब हम पल्स वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमें एक स्मॉल एक्सपोनेंशियली डिके दिखता है, आउटपुट वेवफॉर्म में एक स्लाइट टिल्ट आता है जो कि इस आर और सी की वजह से डिफरेंट हो सकता है। अगर हम आर और सी के प्रोडक्ट को कम कर देंगे तो हमें डिके कम मिलेगा, ज़्यादा कर देंगे तो हमें ये जो जो एक टिल्ट है ये इसकी विड्थ ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से पल्स वेव अप्लाई करने पे आपका आउटपुट, इस तरीके की वेवफॉर्म हमें आउटपुट में मिलेगी। नेक्स्ट हम लगाते हैं स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव क्या होती है, जिसकी ऑन और ऑफ टाइम पीरियड दोनों पल्सेस सेम रहे। अब इसकी वर्किंग हम देखते हैं। जैसे ही आपने इनपुट पे डिफरेंशिएटर का, हम हाई पास फिल्टर को एज अ डिफरेंशिएटर भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है, इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंशिएटर के जैसा होता है। तो डिफरेंशिएटर पे जब आप कोई कांस्टेंट सिग्नल देते हो, कांस्टेंट वैल्यू देते हो, हम सब ने पढ़ा है ये चीज़ कि डिफरेंशिएटर को हम अवकलन भी बोलते हैं। तो डिफरेंशिएटर पे जब हम कांस्टेंट वैल्यू देते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, ज़ीरो हमेशा। और डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जैसे ये वेवफॉर्म आपने अप्लाई की, इसका हम वर्किंग देखते हैं। ज़ीरो से सी पे क्या हुआ है, वैल्यूज ओ से सी, तो ओ पे वैल्यू क्या है सिग्नल की, ज़ीरो, और सी पे पहुंचते ही एकदम से वी आई हो गई है। तो जब वैल्यू एकदम से इंक्रीज होती है तो आउटपुट में जब इनपुट एब्रप्टली चेंज होता है तो डिफरेंशिएशन का आउटपुट क्या आता है, एक इम्पल्स मिलती है, नैरो पल्स। इसलिए इस ज़ीरो से सी के, ओ से सी के रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी एक इम्पल्स। इम्पल्स किसे बोलते हैं, हाई मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर मैग्नीट्यूड होगा।
हाई मैग्नीट्यूड की और वेरी नैरो विड्थ, बहुत ही कम विड्थ के जो सिग्नल होते हैं उसे हम इम्पल्स बोलते हैं। तो हमें ओसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन का आउटपुट मिलेगा एक इम्पल्स। और फिर हम जब देखेंगे सी से बी के बीच में, यहाँ क्या है, सिग्नल कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। इसलिए हमें वेव यहाँ पे आउटपुट में कोई भी वेव फॉर्म नहीं मिलेगी। और फिर जब बी से वापस वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये एक वैल्यू कम हो रही है, ऑल्दो वैल्यू चेंज हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमें एक नेगेटिव इम्पल्स मिलेगी एंड देन अगेन वैल्यू 0। तो इस तरीके से स्क्वायर वेव इनपुट देने पे हमारा हाई पास फिल्टर स्पाइक्स देता है, इम्पल्सेस, और उसे हम बोल सकते हैं शार्प नैरो पल्सेस। शार्प नैरो पल्सेस, बहुत ही तीखी और पतली पल्सेस हमें आउटपुट में मिलेगी, जो कि डिफ्रेंशिएशन का आउटपुट है एक तरीके से, कि जब उस पर कोई कांस्टेंट सिग्नल जाता है तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा, और जब कोई एक एब्रप्टली चेंज्ड इनपुट मिलता है, अचानक से इनपुट जब चेंज होता है, उसका डिफरेंशिएशन आउटपुट मिलता है हमें एक इम्पल्सेस। तो इस तरीके से हमने हाई पास फिल्टर को 3 इनपुट दिए और उनके तीनों के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंट वेव फॉर्म्स मिली। अब यही सेम चीज़ हम देखेंगे लो पास फिल्टर के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं लो पास फिल्टर क्या होता है। आर और सी का ही कॉम्बिनेशन से लो पास फिल्टर हम बनाते हैं। हाई पास फिल्टर के अंदर जब सी हमारा कैपेसिटर यहाँ होता है और आर यहाँ होता है, वहीं हम लो पास फिल्टर बनाने के लिए दोनों को क्या करते हैं, इंटरचेंज। और जो आउटपुट होता है, अब हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे आउटपुट, कैपेसिटर के अक्रॉस लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आउटपुट वेवफॉर्म निकालनी है तो आप कैपेसिटर का वोल्टेज या कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म अगर आप निकाल लोगे तो सेम आपका आउटपुट वेवफॉर्म होगा। लो पास फिल्टर क्या करता है कि लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से जो लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं उनको तो पास कर देता है, और जो हायर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जैसे कि इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व में दिखाया गया है। तो अपने आप इसका वर्किंग कैसे होगा कि लो फ्रिक्वेंसी के लिए तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज ए ओपन सर्किट, तो सिग्नल को एज इट इज़ पास करेगा, और हायर फ्रिक्वेंसी के लिए कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, तो सारा का सारा सिग्नल ग्राउंड में चला जाएगा, उसको शॉर्ट कर देगा और आउटपुट में आपको मिलेगा 0, कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका लो पास फिल्टर का सर्किट। देखिए, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि कब हमारा कैपेसिटर ऑन होगा, कब कैपेसिटर ऑफ होगा, कब कैपेसिटर चार्ज होगा, कब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। देखिए, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ चाहिए, मतलब रेजिस्टर चाहिए। तो अनटिल अनलेस आपका सर्किट क्लोज नहीं है, कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा। दूसरी बात, कैपेसिटर लो फ्रिक्वेंसी के लिए आपको ये याद करना है, क्योंकि समझा मैंने दिया है कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। तो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस कम होगा, और मैं बोलूँ तो अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस कम होगा, और फ्रिक्वेंसी अगर कम होगी तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। और रिएक्टेंस क्या है, एक तरीके से अवरोध, अपोजिशन, और मैं बोलूँ तो प्रतिरोध। अगर हम अपनी लेम भाषा में बोलें तो रेजिस्टेंस से उसे अगर कंपेयर करें तो वो प्रतिरोध है। तो जितना ज़्यादा अगर सर्किट के अंदर प्रतिरोध होगा, धारा का प्रवाह उतना ही कम हो जाएगा। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस कम हो जाएगा। कम होने का मतलब है उसमें से करंट या वोल्टेज ईजीली पास हो जाएगा। तो वही है, हमारा लो फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट काम करता है, और हायर फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर एज अ शॉर्ट सर्किट काम करता है। अब हम इसको देते हैं सबसे पहले स्टेप वोल्टेज। तो जब हम स्टेप वोल्टेज इनपुट इस पर अप्लाई करेंगे, स्टेप वोल्टेज हमने पढ़ाई है, इसके डायग्राम्स यहाँ शो किए गए हैं कि स्टेप इनपुट, ये आपका फर्स्ट सेकंड फिगर के ए में दिखाया है स्टेप इनपुट क्या है, बी आपका दिखा रहा है कि लो पास सर्किट कैसा है, और सी दिखा रहा है आउटपुट वेवफॉर्म कैसी है। तो अब हम इसका वर्किंग देखते हैं। इनिशियली स्टेप इनपुट में क्या है कि जैसे ही आउटपुट आपका इनपुट 0 से वी आई हुआ या वैल्यू इंक्रीज हुई T1 टाइम पे, आउटपुट वोल्टेज हम कैपेसिटर के अक्रॉस लेंगे। तो अगर कैपेसिटर कंडक्ट करेगा, कंडक्ट किसके लिए करेगा, जब इसकी फ्रिक्वेंसीज़ क्या होंगी, लो फ्रिक्वेंसीज़ होंगी, तब ये
ओपन सर्किट के जैसे काम करेगा, हमें पता है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी कैपेसिटर कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे कैपेसिटर कंडक्ट करना धीरे धीरे शुरू करेगा, तो कंडक्ट करने का क्या मतलब है, ये चार्ज होना शुरू करेगा। और इसकी चार्जिंग रेट किस पे डिपेंड करेगी, आर और सी पे। इसकी जो चार्जिंग इक्वेशन है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे V नॉट इज इक्वल्स टू V इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई आर सी। ये है कैपेसिटर के चार्जिंग की इक्वेशन, जो कि सेम होगी हमारी आउटपुट वोल्टेज के इक्वेशन के बराबर। तो जैसे जैसे आपका कैपेसिटर कंडक्ट करना शुरू करेगा, ये चार्ज होगा। इसका चार्जिंग कैसी होगी, एक्सपोनेंशियली चार्ज होगी। तो t1 टाइम पीरियड के बाद में जैसे ही इनपुट तो Vi हुआ था, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना शुरू करेगा। और कब तक चार्ज होगा, जब तक इसकी वैल्यू Vi नहीं हो जाती है। तो ये जो आउटपुट में एक चार्जिंग वेवफॉर्म आई है कैपेसिटर की, वही आपकी आउटपुट वेवफॉर्म को शो करेगी। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जब आप किसी लो पास फिल्टर को एक स्टेप इनपुट अप्लाई करते हो, तो हमें आउटपुट में एक एक्सपोनेंशियली राइज्ड सिग्नल मिलता है। ये वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअसली Vi वोल्टेज पे ही रहेगी। तो आपकी जब ये चार्जिंग इक्वेशन Vi तक पहुंच जाएगी, वोल्टेज इसका चार्जिंग होते होते Vi तक पहुंच जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें स्टेप वोल्टेज अप्लाई करने पे एक एक्सपोनेंशियली राइज्ड सिग्नल मिलता है। लेकिन अगर वही बात अगर हम हाई पास फिल्टर में बात करें, तो हमें स्टेप इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या मिलते हैं, हमें स्पाइक्स मिले थे वहाँ पे। अब हम बात करते हैं पल्स वेवफॉर्म की। पल्स वेवफॉर्म क्या करता है कि पल्सेस आपकी डिफरेंट टाइम पीरियड के हमने पल्सेस इसमें अप्लाई किए हैं। इसे हम रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेटर का काम क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को समेशन करना, ये इंटीग्रेटर का काम होता है। यहाँ आपकी आर और सी की वैल्यू ये डिफाइन करती है चार्जिंग रेट को, टाइम कांस्टेंट। हम इसकी इक्वेशन इसकी बात करते हैं। इनपुट जब हमने अप्लाई किया, उससे आउटपुट हमें ये एक ट्रायंगुलर जैसी वेवफॉर्म हमें मिलेगी। लेकिन ट्रायंगुलर नहीं है ये है सॉटूथ वेवफॉर्म। क्यों, क्योंकि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होती है जिसके अंदर राइज टाइम और फॉल टाइम दोनों सेम हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेव दोनों का जो टाइम है वो सेम हो। लेकिन यहाँ आपका इंक्रीजिंग टाइम तो ज़्यादा है और डिक्रीजिंग टाइम कम है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट वेवफॉर्म। तो जैसे ही आप इसको ऐसे समझिए कि इस ऑन टाइम के अंदर क्या है, एक वैल्यू है आपकी फिक्स। जैसे सपोज कीजिए कोई वी वैल्यू है कांस्टेंट। इस पूरे टाइम में अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करो, मतलब इसको ऐड करो, तो धीरे धीरे वैल्यू वी प्लस वी होती होती ऐड होगी ना। तो उसी तरीके से हमारे सिग्नल आउटपुट वेवफॉर्म ने शो किया है कि एक पूरे उस ऑन टाइम के अंदर सारी वेव्स, सारी पल्सेस, सारी वैल्यूज़ आपस में ऐड होते होते एक रैंप सिग्नल, एक इंक्रीजिंग सिग्नल शो करेगी। जो कि सेम हम अपना बोल सकते हैं कि जैसे ही वोल्टेज Vi आया, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करेगा और अपनी मैक्सिमम Vi वैल्यू तक चार्ज धीरे धीरे चार्ज होता होता ये एक सॉटूथ वेवफॉर्म बनाएगा। और जैसे ही वैल्यू इस पॉइंट के बाद में डिक्रीज़ होगी, तो पहले तो वो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ होने में भी वो ऐड हो रही है, प्लस से ये माइनस वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये वैल्यू हमें डिक्रीजिंग वेवफॉर्म मिलेगी। क्योंकि summation goes on decreasing to on the set of negative movement of this waveform। तो इस तरीके से इनपुट वेवफॉर्म के चेंज होने की वजह से हमें आउटपुट में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वो भी अलग अलग वेवफॉर्म की, अलग अलग विड्थ की हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी, जिसे हम सॉटूथ वेव भी बोलेंगे। तो अगर आपने लो पास फिल्टर को, इंटीग्रेटर सर्किट को अगर पल्स वेवफॉर्म देते हैं, तो वो उसे एक सॉटूथ वेवफॉर्म के जैसे आउटपुट में आपको प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर वेव इनपुट देता है। तो स्क्वायर वेव और पल्स वेव के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी ही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी विड्थ के अंदर डिफरेंस होता है। तो स्क्वायर वेव के अंदर क्या करेगा, दोनों की ऑन टाइम और ऑफ टाइम के अंदर दोनों पल्सेस की, पॉजिटिव पल्स और नेगेटिव पल्स की दोनों की विड्थ क्या है, सेम है। तो जैसे ही वैल्यू ए से बी जाएगी, सम इनिशियली क्या है 0, तो ए से बी के बीच में
जैसे ही ए से सी तक जाएगी, मतलब इस ऑन टाइम के अंदर, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, समेशन हो रहा है, वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन इंटीग्रेटर क्या करता है, समेशन का काम। तो ए से सी तक वैल्यू क्या होती जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी आउटपुट के अंदर ऐड होते होते। और जैसे ही सी से वैल्यू इनपुट में डी की तरफ जाएगी तो आपका समेशन क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आउटपुट में मिलती है। क्योंकि ट्रायंगुलर इसलिए मिलती है क्योंकि दोनों की जो पॉजिटिव पल्स और नेगेटिव पल्स की विड्थ जो है वो दोनों हमारी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन का मतलब ही समेशन होता है कि सर्किट के अंदर जो भी इनपुट सिग्नल दिया है किसी भी टाइम पीरियड पे, उसके सारे इनपुट सिग्नल्स को सम करके आउटपुट में देना, वो ही इंटीग्रेटर का काम होता है। तो स्क्वायर वेव इनपुट देते हैं तो आउटपुट में आपको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म मिलती है, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया है। इस तरीके से हमने हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर के लिए डिफरेंट इनपुट्स देके डिफरेंट किस तरीके से आउटपुट वेवफॉर्म्स हमें मिलेगी वो सब हमने देखी। और इसी के साथ हमारी फिल्टर सर्किट की यूनिट भी ख़त्म होती है। थैंक यू।